जिसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। एक दिन उसने अपनी पूरी सेना को एकत्रित किया और उसके प्रदर्शन की व्यवस्था की। सम्राट बृहदत्त को भी इस प्रदर्शन में आमंत्रित किया। सेनापति पुष्यमित्र के प्रति जो सेना थी वो अनुरक्त थी। सेना के सम्मुख ही पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी और विशाल मगध साम्राज्य का अधिपति बन गया और इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी। अब बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग की। तो पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश को पराजित करके लगभग 185 ईस्वी पूर्व में वहां का राजा बना। वह जन्म से ब्राह्मण था और कर्म से क्षत्रिय था। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त ने उसे अपना सेनापति नियुक्त किया था। बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य राजगद्दी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्षों तक राज्य किया, क्योंकि मौर्य वंश के अंतिम राजा निर्बल थे और कई राज्य उसके अधीन से मुक्त हो चुके थे। ऐसे में पुष्यमित्र शुंग ने इन राज्यों को फिर से मगध की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। उसने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और मगध साम्राज्य को फिर से विस्तार किया। इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। संभवतः शुंग उज्जैन प्रदेश के थे और जहां इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा करते थे। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण शास्त्री पतंजलि उसके पुरोहित थे और मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप ह्रास को प्राप्त हुए हिंदू धर्म को इसने पुनर्जीवित किया। दोस्तों, शुंग वंश की उत्पत्ति के बारे में कुछ मत है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पंडित हरिप्रसाद शास्त्री ने शुंगों को पारसिक बताया है। हर्षचरित्र के रचयिता बाणभट्ट ने उन्हें अनार्य बताया है। भारतीय ब्राह्मण साहित्य पुराणों में शुंग वंश को ब्राह्मण बताया है। पाणिनि ने भी पुष्यमित्र को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। इसके अलावा तारानाथ हरिवंश ने मालविकाग्निमित्र में भी शुंगों को ब्राह्मण कुल का बताया है। कह सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न हुआ था। पुष्यमित्र के सिंहासन पर बैठते ही विदर्भ में विद्रोह हो गया। उस समय विदर्भ का राज्यपाल पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र था। उसने विदर्भ के युद्धों में शत्रुओं को पराजित कर मगध साम्राज्य की रक्षा की और इस युद्ध का उल्लेख कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र में मिलता है। अब मैं बात करूंगा पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी की। तो सबसे पहले उसका पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी था अग्निमित्र, फिर वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, अंद्रक, पुलिंदक, घोष शुंग, वज्रमित्र, भगभद्र और देवभूति। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति था, जिसने 10 वर्ष तक शासन किया। वह निर्बल और विलासी था, जिसके अमात्य वसुदेव ने उसकी हत्या कर दी। इसी के साथ शुंग वंश का अंत हो जाता है और एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा शुंग वंश से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें। शुंग काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। शुंग वंश के 9वें शासक नागभद्र के शासनकाल में तक्षशिला का यवन राजा एंटियालकिट्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। भागवत धर्म का उदय शुंग काल में ही हुआ था। शुंग काल को ब्राह्मण धर्म का पुनर्स्थापना काल माना जाता है। बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र शुंग को हत्यारा और बौद्ध स्तूप व विहारों को नष्ट करने वाला बताया गया है। अशोक के 84,000 स्तूपों को नष्ट करने वाला राजा उसको बताया गया है। शुंगकालीन कला के और भी उदाहरण हैं, जैसे विदिशा का गरुड़ स्तंभ, भाजा का चैत्य विहार, अजंता का 9वां चैत्य मंदिर, नासिक तथा कार्ले के चैत्य और मथुरा की अनेक यक्ष यक्षिणों की मूर्तियां। तो दोस्तों, इस राजवंश का जो शासन था वो 187 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व यानी लगभग 112 वर्ष तक रहा। पुष्यमित्र शुंग इसका राजवंश का प्रथम शासक था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो।
जिस अखंड भारत की कल्पना आचार्य चाणक्य ने की थी, उनकी मृत्यु के बाद वह परिकल्पना धुंधली होने लगी। मौर्य वंश के शासक वैदिक धर्म के प्रति उदासीन होने लगे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी हो गए। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने स्वयं आजीवक संप्रदाय में दीक्षा ली। इसके बाद बिंदुसार के पुत्र अशोक राजगद्दी पर विराजमान हुए। भयंकर हिंसा करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला सम्राट अशोक अहिंसक हो गया। उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसके बाद अशोक का पूरा जीवन काल बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में व्यतीत हुआ। जब पूरा विश्व सीमा विस्तार के संकट में जूझ रहा था, तब अशोक की अहिंसा ने भारतवर्ष की वीरता पर गहरा आघात किया। अशोक ने 20 वर्षों तक एक बौद्ध सम्राट के रूप में शासन किया। इसी कारण पूरे भारतवर्ष का शासन तंत्र निर्बलता की भेंट चढ़ गया। मौर्य वंश के शासकों का दूसरे पंथों की ओर झुकाव गलत नहीं था, यह उनका निजी विषय था, किंतु शासन तंत्र की सहायता से भारतवर्ष के सनातन धर्म को क्षीण करने का कार्य करना गलत था। भारतवर्ष के वैदिक अस्तित्व पर बौद्ध पंथ की शिक्षाओं को थोपना गलत था। संपूर्ण भारतवर्ष अहिंसा की चपेट में आता जा रहा था। भारतीय सनातन धर्म से विरक्ति की यह प्रक्रिया मौर्य वंश के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त तक चलती रही। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र में भी ब्रह्मदत्त प्रतिज्ञा दुर्बल कहा गया है, क्योंकि राजगद्दी पर बैठते समय एक राजा अपने साम्राज्य की सुरक्षा का वचन देता है, उसे पूरा करने में ब्रह्मदत्त पूर्णतः सफल रहा। मौर्य साम्राज्य निरंतर दुर्बल होता जा रहा था और ब्रह्मदत्त के शासनकाल में यह दुर्बलता अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अधिकांश मगध साम्राज्य बौद्ध अनुयायी हो चुका था। इन सब के बीच यह खबर आई कि ग्रीक शासन भारतवर्ष पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। पुष्यमित्र शुंग, जो ब्रह्मदत्त के सेनानायक थे, इस बात से व्यथित थे कि एक और शत्रु आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा चला आ रहा है और दूसरी ओर उसका सम्राट किसी भी प्रकार की सक्रियता नहीं दिखा रहा। पुष्यमित्र ने अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किया। उन्हें अपने गुप्तचरों से शीघ्र ही यह सूचना मिली कि ग्रीक सैनिक बौद्ध भिक्षुओं के फेस में मठों में छुपे हुए हैं और कुछ बौद्ध धर्मगुरु भी उनका सहयोग कर रहे हैं। इस सूचना से व्यथित होकर पुष्यमित्र ने बौद्ध मठों की तलाशी लेने की अनुमति मांगी, किंतु ब्रह्मदत्त इसके लिए तैयार नहीं हुआ। फिर भी पुष्यमित्र ने अपने स्तर पर कार्यवाही की। इस कार्यवाही के दौरान पुष्यमित्र और उसके सैनिकों की मुठभेड़ मठों में छुपे शत्रुओं के सैनिकों से हुई। कई शत्रु सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए। सम्राट ब्रह्मदत्त पुष्यमित्र की इस कार्यवाही से रुष्ट हो गया। वह पुष्यमित्र से भिड़ गया। एक और शत्रु भारत विजय का कुस्वप्न लिए बढ़ रहा था और यहाँ भारतवर्ष का सम्राट अपनी सीमाओं की सुरक्षा में लगे सेनानायक से संघर्ष में लगा हुआ था। अंततः सम्राट और सेनानायक के संघर्ष में सम्राट मृत्यु को प्राप्त होता है। सेना पुष्यमित्र के प्रति अनुरक्त थी। पुष्यमित्र शुंग को सम्राट घोषित कर दिया गया। राजा बनने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने अपंग साम्राज्य को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए तमाम सुधार कार्य किए। उसने भारतवर्ष की सीमाओं की ओर बढ़ रहे ग्रीक आक्रांताओं को खदेड़ दिया और भारतवर्ष से ग्रीक सेना का पूरी तरह अंत कर दिया। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने पुनः एक नए अखंड भारत की नींव रखी, एक ऐसे अखंड भारतवर्ष की जहां वैदिक सनातन धर्म अपनी मूल महानता की ओर लौटने लगा। बौद्ध पंथ की ओर जा चुके हिंदू पुनः सनातन धर्म की शरण में लौट आए। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में वैदिक शिक्षा अपने चरम पर पहुंच गई थी।
उसने राष्ट्र निर्माण के तत्वों में सनातन धर्म के महत्व को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। चीन पर राज करने वाले सुंग राजवंश की नींव भी पुष्यमित्र सुंग के ही वंशजों ने रखी थी। दोस्तों, महान सम्राट पुष्यमित्र सुंग के इतिहास से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद। भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। वे एक आकर्षक कदकाठी के योद्धा थे जो सभी सैन्य विद्याओं में निपुण थे। उन्होंने अपने अद्भुत साहस से दुश्मनों को धूल चटाई थी। उनकी वीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है जब मोहम्मद गौरी द्वारा उन्हें बंधक बना लिया गया और उनसे उनकी आंखों की रोशनी भी छीन ली गई, तब भी उन्होंने मोहम्मद गौरी के दरबार में उसे मार गिराया था। पृथ्वीराज चौहान के करीबी दोस्त एवं कवि चंद्रवर दाई ने अपनी काव्य रचना पृथ्वीराज चौहान रासों में यह भी उल्लेख किया है कि पृथ्वीराज चौहान घोड़ों व हाथियों को नियंत्रित करने की विद्या में भी निपुण थे। तो आइए जानते हैं इतिहास के इस महान योद्धा के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। भारतीय इतिहास के सबसे महान और साहसी योद्धा पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के क्षत्रिय शासक सोमेश्वर और कर्पूरा देवी के घर साल 1149 में जन्मे थे। ऐसा कहा जाता है कि वे उनके माता पिता की शादी के कई सालों बाद काफी पूजा पाठ और मन्नतें मांगने के बाद जन्मे थे। वहीं उनके जन्म के समय से ही उनकी मृत्यु को लेकर राजा सोमेश्वर के राज में षड्यंत्र रचे जाने लगे थे, लेकिन उन्होंने अपने दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम कर दिया और वे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चले गए। राजघराने में पैदा होने की वजह से ही शुरू से ही पृथ्वीराज चौहान का पालन पोषण काफी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण अर्थात वैभवपूर्ण वातावरण में हुआ था। उन्होंने सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की थी, जबकि युद्ध और शस्त्र विद्या की शिक्षा उन्होंने अपने गुरु श्री राम जी से प्राप्त की थी। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बेहद साहसी, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण थे। शुरुआत से ही पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाने की अद्भुत कला सीख ली थी, जिसमें वे बिना देखे आवाज के आधार पर बाण चला सकते थे और सटीक निशाना लगा सकते थे। बचपन में चंद्रवर दाई पृथ्वीराज चौहान के सबसे अच्छे मित्र थे, जो उनके एक भाई की तरह उनका ख्याल रखते थे। आपको बता दें कि चंद्रवर दाई तोमर वंश के शासक अनंगपाल की बेटी के पुत्र थे, जिन्होंने बाद में पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण कराया था। पृथ्वीराज चौहान जब महज 11 साल के थे, तभी उनके पिता सोमेश्वर की एक युद्ध में मृत्यु हो गई, जिसके बाद वे अजमेर के उत्तराधिकारी बने और एक आदर्श शासक की तरह अपनी प्रजा की सभी उम्मीदों पर खरे उतरे। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर भी अपना सिक्का चलाया। दरअसल उनकी मां कर्पूरा देवी अपने पिता अनंगपाल की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उनके पिता ने अपने दामाद और अजमेर के शासक सोमेश्वर चौहान से पृथ्वीराज चौहान की प्रतिभा को भांपते हुए अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की थी, जिसके तहत 1166 में उनके नाना अनंगपाल की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठे और कुशलता पूर्वक उन्होंने दिल्ली की सत्ता संभाली। एक आदर्श शासक के तौर पर उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूती देने के लिए कई कार्य किए और इसके विस्तार करने के लिए कई अभियान भी चलाए, और इस प्रकार वे एक वीर योद्धा एवं लोकप्रिय शासक के तौर पर पहचाने जाने लगे। पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता की प्रेम कहानी की आज भी मिसाल दी जाती है और उनकी प्रेम कहानी पर कई टीवी सीरियल्स और फिल्में भी बन चुकी हैं। पृथ्वीराज चौहान के अद्भुत साहस और वीरता के किस्से हर तरफ थे। वहीं जब राजा जयचंद की बेटी संयोगिता ने उनकी बहादुरी और आकर्षण के किस्से सुने, तो उनके हृदय में पृथ्वीराज चौहान के लिए एक प्रेम भावना उत्पन्न हो गई और वे चोरी छिपे गुप्त रूप से पृथ्वीराज चौहान को पत्र भेजने लगी। पृथ्वीराज चौहान भी राजकुमारी संयोगिता की खूबसूरती से बेहद प्रभावित थे और वे भी
राजकुमारी की तस्वीर देखते ही उनसे प्यार कर बैठे थे। वहीं दूसरी तरफ जब रानी संयोगिता के बारे में उनके पिता राजा जयचंद को पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर करने का फैसला किया। वहीं इस दौरान राजा जयचंद ने समस्त भारत पर अपना शासन चलाने की इच्छा के चलते अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन भी किया था। इस यज्ञ के बाद ही रानी संयोगिता का स्वयंवर होना था। वहीं पृथ्वीराज चौहान नहीं चाहते थे कि क्रूर और घमंडी राजा जयचंद का भारत में प्रभुत्व हो, इसीलिए उन्होंने राजा जयचंद का विरोध भी किया था, जिससे राजा जयचंद के मन में पृथ्वीराज के प्रति घृणा और भी ज्यादा बढ़ गई। जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए देश के कई छोटे बड़े महान योद्धाओं को न्योता दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए न्योता नहीं भेजा और द्वारपालों के स्थान पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्तियां लगा दी। वहीं पृथ्वीराज चौहान जयचंद की चालाकी को समझ गए और उन्होंने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। बता दें कि उस समय हिंदू धर्म में लड़कियों को अपना मनपसंद वर चुनने का अधिकार था। वहीं अपने स्वयंवर में जिस भी व्यक्ति को वो गले में माला डालती वो उसकी रानी बन सकती थी। वहीं स्वयंवर के दिन जब कई बड़े बड़े राजा अपने सौंदर्य के लिए पहचानी जाने वाली राजकुमारी संयोगिता से विवाह करने के लिए शामिल हुए, उसी समय स्वयंवर में जब संयोगिता अपने हाथों में वरमाला लेकर एक एक कर सभी राजाओं के पास से गुजरी और उनकी नजर द्वार पर स्थित पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर पड़ी, तब उन्होंने द्वार पर खड़ी पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर हार डाल दिया, जिसे देखकर स्वयंवर में आए सभी राजा खुद को अपमानित महसूस करने लगे। वहीं पृथ्वीराज चौहान अपनी गुप्त योजना के मुताबिक द्वारपाल की प्रतिमा के पीछे खड़े थे और तभी उन्होंने राजा जयचंद के सामने रानी संयोगिता को उठाया और सभी राजाओं को युद्ध के लिए ललकार कर वे अपनी राजधानी दिल्ली चले गए। इसके बाद राजा जयचंद गुस्से से आग बबूला हो गया और इसका बदला लेने के लिए उसकी सेना ने पृथ्वीराज चौहान का पीछा किया, लेकिन उसकी सेना महान पराक्रमी पृथ्वीराज चौहान को पकड़ने में असमर्थ रही। जयचंद के सैनिक पृथ्वीराज चौहान का बाल भी बांका नहीं कर सके। हालांकि इसके बाद राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच साल 1189 और 1190 में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कई लोगों की जानें गईं और दोनों सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचा। दूरदर्शी शासक पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत बड़ी थी, जिसमें करीब 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। उनकी विशाल सेना में घोड़ों की सेना का भी खासा महत्व था। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी इस विशाल सेना की वजह से न सिर्फ कई युद्ध जीते, बल्कि वे अपने राज्य का विस्तार करने में भी कामयाब रहे। वहीं पृथ्वीराज चौहान जैसे जैसे युद्ध जीतते गए, वैसे वैसे वे अपनी सेना को भी बढ़ाते गए। चौहान वंश के सबसे बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासनकाल में अपने राज्य को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया था। उन्होंने अपने राज्य में अपनी कुशल नीतियों के चलते अपने राज्य के विस्तार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। पृथ्वीराज चौहान पंजाब में भी अपना सिक्का जमाना चाहते थे, लेकिन उस दौरान पंजाब में मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का शासन था। वहीं पृथ्वीराज चौहान की पंजाब पर राज करने की इच्छा मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध करके ही पूरी हो सकती थी, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपने विशाल सेना के साथ मोहम्मद गौरी पर आक्रमण कर दिया। इस हमले के बाद पृथ्वीराज चौहान ने सरहिंद, सरस्वती और हांसी पर अपना राज स्थापित कर लिया। लेकिन इसी बीच अनहिलवाड़ा में जब मोहम्मद गौरी की सेना ने हमला किया तो पृथ्वीराज चौहान का सैन्य बल कमजोर पड़ गया, जिसके चलते पृथ्वीराज चौहान को सरहिंद के किले से अपना अधिकार खोना पड़ा। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने अकेले ही मोहम्मद गौरी का वीरता के साथ मुकाबला किया, जिसके चलते मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हो गया और बाद में मोहम्मद गौरी को इस युद्ध को छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। यह युद्ध सरहिंद के किले के पास तराइन नाम की जगह पर हुआ था, इसीलिए इसे तराइन का युद्ध भी कहा जाता है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार पराजित किया था, लेकिन हर बार उन्होंने उसे जीवित ही छोड़ दिया। वहीं पृथ्वीराज चौहान से इतनी बार हारने के बाद मोहम्मद गौरी मन ही मन प्रतिशोध की भावना से भर गया था। वहीं जब संयोगिता के पिता और पृथ्वीराज चौहान के कट्टर दुश्मन जयचंद को इस बात की भनक लगी तो उसने मोहम्मद गौरी से अपना हाथ मिला लिया और दोनों ने पृथ्वीराज चौहान को जान से मारने का षड्यंत्र रचा।
इसके बाद दोनों ने मिलकर साल 1192 में अपने मजबूत सैन्य बल के साथ पृथ्वीराज चौहान पर फिर से हमला किया। वहीं जब इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए थे, तब उन्होंने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी थी, लेकिन स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान द्वारा किए गए अपमान को लेकर कोई भी शासक उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस मौके का फायदा उठाते हुए राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का भरोसा जीतने के लिए अपना सैन्य बल पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया। वहीं उदार स्वभाव के पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद की इस चाल को समझ नहीं पाए और इस तरह जयचंद के धोखेबाज सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों का संहार कर दिया। और इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद्रवरदाई को अपने जाल में फंसाकर उन्हें बंधक बना लिया और उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गए।